बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर 17 का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, स्ट्रेन एनर्जी को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर क्या ऐसा क्या हुआ किसी भी मटेरियल में जब वो डीफॉर्म हुआ, तो ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से वो एनर्जी आ गई? वरना तो अगर ख़ुद ब खुद एनर्जी किसी चीज़ में आ जाए ये तो वायोलेशन हो गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी ख़ुद ब खुद नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेन एनर्जी किसी मटेरियल में पैदा होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। वही वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अगर हम देखें तो वही वर्क ही एक्चुअली कन्वर्ट हुआ है इन एनर्जी। तो हम पहले इसको सिंपली डिफाइन कर लेते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किसी भी जगह पे वायलेट हम नहीं कर सकते, कि एनर्जी कंजर्व रहनी है हर मटेरियल में। तो हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट, सपोज हमारे पास एक इस तरह का सॉलिड था जिसमें एटम्स इस तरह से जुड़े थे, एटम्स कह लें, मॉलिक्यूल्स कह लें, ये, और इनके जो पॉइंट्स थे ये इनके पॉइंट्स हैं सपोज इस तरह से। अब हमने क्या किया, इस मटेरियल को दोनों तरफ से फोर्स लगाई। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे ये एक बॉल पॉइंट है, इसमें अगर ये एक डक्टाइल मटेरियल होता, इसको हम खींचें, इस तरफ से भी खींचें, इस तरफ से भी खींचें। जब हम इसको खींचते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इसमें हुक्स लॉ वैलिड हो गया अगर ये डक्टाइल मटेरियल है। तो इसी तरह से हमने इस मटेरियल को जब स्ट्रेच किया, इस तरफ से भी फोर्स लगाई और दूसरी तरफ से भी हमने फोर्स लगाई। अब जो इसका फॉर्मेट बनेगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनेगा कि ये मटेरियल डी फॉर्म हो जाएगा, अपनी पहली शक्ल को खो बैठेगा और स्ट्रेच हो जाएगा इस तरह से। तो ये लें जी, ये हमारे पास डी फॉर्मेशन क्रिएट हो गई। अब एक बात जो इम्पोर्टेंट यहाँ से डिस्कस करने वाली है वो ये कि आप इनके पॉइंट्स का डिस्टेंस देखें। जो डिस्प्लेसमेंट था, अब इनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो चुका, बढ़ गया, क्योंकि स्ट्रेच जो हुआ उनके पास पाथ लिमिट ज़्यादा होगी और उनका जो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था दो पॉइंट्स का, वो पहले से ज़्यादा हो गया। तो इसको दूसरी तरह से भी आप देख सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा हो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेच करने की वजह से, तो हमें एक रिलेशन याद है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgx, या फिर अगर हाइट में वो बढ़ा तो mgh। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वहाँ। वो एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी ही एक्चुअली कहलाती है स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। क्योंकि हुआ क्या कि उनके डिस्प्लेसमेंट बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई और वही इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे आ गई। तो ये हमने देखा कि जब हमने इसके ऊपर वर्क किया, लिहाजा है क्या किया, वर्क की वजह से जो वो वर्क है वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, जिसको हमने कहा कि स्ट्रेन एनर्जी इन द डीफॉर्म्ड मटेरियल। तो हम इसको कह सकते हैं वर्क डन इन डीफॉर्मिंग अ मटीरियल। ठीक है जी। तो किसी भी मटेरियल को डीफॉर्म करने के लिए जो वर्क डन हमने किया या फिर वर्क जो हमें रिक्वायर्ड था वही एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जबकि दूसरी जो हमने डायग्राम से एग्जांपल ली है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन कर सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी stored due to the change in displacement of molecules। तो जो मॉलिक्यूल्स थे उसके या फिर एटम्स थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस आया, उस डिस्टेंस के चेंज की वजह से एनर्जी स्टोर हुई, वही पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी है ड्यू टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों डेफिनेशंस हमने अच्छे से समझ ली और उनसे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट भी था वो जो डिस्कस कर लिया, और हमने ये भी देखा कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड रहा। किसी भी सूरत हम इस लॉ को वायलेट नहीं कर सकते।
अब हम इस तरह से एक मटेरियल लेते हैं, सपोज हमारे पास एक मटेरियल है जिसकी ये लेंथ है L, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसमें एक डीफॉर्मेशन आ गई इतनी ज़्यादा, ये मटेरियल जो है वो इस तरह से डीफॉर्म हो गया। तो कह लें कि इसकी जो शेप में चेंज आया वो स्मॉल एल है, मतलब उसकी जो लेंथ में चेंज आया, स्ट्रेन पैदा हुई वो फोर्स की वजह से, और इसके ऊपर हमने फोर्स जो लगा दी उसको F1 कह दें या इसको L1 कह लें सिंपली। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी एक मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह से हमें हेल्प करती है कि हम निकाल लेते हैं उसकी स्ट्रेन एनर्जी, मैथमेटिकली भी हम निकाल सकते हैं, और दूसरा हमने फिजिकली इसको सीख लिया। अब हम इसकी मैथमेटिकल और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सपोज ये वाला हमारे पास मटेरियल एक स्पेसिमन है जिसके ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई की है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेन हमें मिली। तो इसको ग्राफ की मदद से अगर देखा जाए तो हमने पिछले टॉपिक में डिटेल से ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें कुछ लिमिट्स मिले थे। एक लिमिट था प्रोपोर्शनल लिमिट, जिसमें हमने देखा कि हुक्स लॉ वैलिड हो रहा था, जैसे जैसे हम किसी चीज़ को एक्सटेंड करते जा रहे थे वैसे वैसे उसमें फोर्स की वजह से या स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन पैदा होता जा रहा था। लेकिन एक पॉइंट आया था कि जब वो मटेरियल ब्रेक हो गया था, जिसको हमने ब्रिटल या फ्रैक्चर का नाम दिया था। तो वो सारी बातें थोड़ी सी यहाँ पे भी यूज़ होंगी। हम इसके लिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे इस तरफ को लेना है लेंथ को, और इस तरफ को हम चेंज कर रहे हैं फोर्स को। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने लेंथ ली हुई है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने फोर्स ली हुई है। तो अब हम देखते हैं कि इस ओरिजिन से, इसको पॉइंट ओ का नाम दे दें, कि हम जब जब फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो उसमें लेंथ में इंक्रीज़ होता जाएगा, और ये काम एक लिमिट तक होगा। ठीक है जी, जिसमें हुक्स लॉ वैलिड हो रहा था और हमने कहा था कि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो इसको कह लें कि ये इस लिमिट तक हमारे पास इस तरह से स्ट्रेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेन आता गया, लेंथ में चेंज आता गया, ये यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें ये लीनियर चेंज नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें अब नॉन लीनियर चेंज आता है ऐसा। तो जब तक ये फोर्स और लेंथ लीनियर थे तो वो लिमिट दोनों प्रोपोर्शनल थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, यहाँ पे हुक्स लॉ भी वैलिड हो रहा था, तो वो लिमिट थी प्रोपोर्शनल लिमिट। और ये जो लिमिट है ये इलास्टिक लिमिट है। आप यहाँ से इसको ड्रा कर लें, इसके कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस, और कह दें कि हमने सपोज इसके ऊपर फोर्स लगाई F1, जो फोर्स हमने लगाई वो है F1, और इसकी लेंथ में सपोज कर लें पहले ये इधर था, यहाँ पे फोर्स थी और ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे था, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट था या चेंज इन लेंथ था उसको डेल्टा एक्स कह लें या कैपिटल L कह लें। तो और जो फोर्स इसके ऊपर लग रही थी वो F थी। अब हमने क्या किया, फोर्स बढ़ा दी और फोर्स हमारे पास हो गई F से F1, तो चेंज इन लेंथ जो हो गया उसको हम कहते हैं L1। ठीक है जी। उसके साथ साथ फिर हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास आया डिफरेंस आया, या फिर जिस वजह से फोर्स में डिफॉर्मेशन पैदा हुई, हम इसको एक और कलर से थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रीजन मिला ये वाला, जिसमें हमने फोर्स लगाई F1 और डिफॉर्मेशन क्या पैदा हुई, L1। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको क्या देते हैं A, और इस पॉइंट को क्या देते हैं B, सॉरी इस पॉइंट को क्या देते हैं A, और ये पॉइंट है हमारे पास B, और ये पॉइंट है O। तो आप ज़रा गौर करें, ये O, A और B आपको एक ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है, O, A और B। तो जब भी कोई ट्रायंगल है या फिर आप ग्राफ को जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो एक्चुअली वर्क डन को बता रहा होता है। एक तो इसकी ये आप एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकल, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो जो वर्क डन होता है वो एक्चुअली एरिया अंडर द ग्राफ भी होता है। तो फिर अब हमारे पास जो एरिया है, ग्राफ तो बन रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सॉरी ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो ट्रायंगुलर फॉर्म का जो एरिया होता है हम इसको लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन से हमारे पास OAB, ये है जी ट्रायंगल OAB। तो ट्रायंगल का एरिया आपको पता है वो बराबर होता है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। तो स्टूडेंट्स आप देखें हम इसको कह रहे हैं L, OA हमारे पास क्या है लेंथ, और विड्थ क्या है जी, ये जो हमारे पास डिस्टेंस चेंज हुआ इसको कह दें AB, ये जो फोर्स की वजह से ये आया
ये वाला इसको विड्थ कह दें, ओ ए और ए बी हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, हमारे पास ये आ गया 1/2 ओ ए। देखें स्टूडेंट्स वो क्या है, ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे L1, ये L1 था, यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है जी, F1। तो अब ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये जो एरिया है O से A तक ये है L1, और A से B तक क्या है हमारे पास, जो फोर्स हमने अप्लाई की F1। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आया वो आया 1/2, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें तो ये बन जाएगा F1 L1। ठीक है जी। और हमने अभी कहा कि एनर्जी खुद ब खुद नहीं आ सकती, किसी भी जगह एनर्जी खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं हो सकती, लिहाजा यही वर्क जो हमने किया उसको डीफॉर्म करने में, वो वर्क एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में आया। तो हम लिख सकते हैं कि दिस वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कह देते होते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन द डीफॉर्म्ड मटेरियल। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो हुआ हमारे पास ये आ गई 1/2 F1 L1, ये आपके पास रिलेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये तो था यहाँ तक कि हमने जब किसी भी मटेरियल को डीफॉर्म किया तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब इसी को ही हमारा ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने इसी में ही डिस्कस करना है कि अगर हम देखना चाहें कि स्ट्रेस स्ट्रेन किस तरह से आपस में वेरी कर रहे हैं, तो हमने एक लॉ पढ़ा था हुक्स लॉ, उसके बाद हम दूसरे रीजन को भी डिस्कस करेंगे। तो दूसरा रीजन हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला। सपोज़ हमने अब फोर्स बढ़ा दी और फोर्स हो गई F1 की बजाय F2, तो डिस्टेंस भी चेंज हुआ, लेंथ भी चेंज हुई, L1 के साथ साथ ये हो गई L2। तो ये लिमिट है आपका इलास्टिक लिमिट। ठीक है जी, ये लिमिट था प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये वाला लिमिट क्या है जी, इलास्टिक लिमिट। तो इसके लिए भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको कोई और नाम दे दें, ए बी कहा हुआ है, इसको कह लें सी, और ये पॉइंट कह लें डी। तो आप देखें यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नहीं मिल रही, बल्कि एक ट्रापीजियम शेप मिल रही है। ये वाली जो शेप है ये कोई ट्रायंगल नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, इसकी दो साइड्स तो बराबर हैं लेकिन दो साइड्स आपस में बराबर इस तरह से नहीं है। तो एक जगह पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, दूसरी जगह पे कम है। तो इस तरह की जो शेप हमारे पास बनती है, उसमें हम जब कोई वैल्यू बढ़ रही होती है और दूसरी कम हो रही है, तो हम दोनों को अगर कंबाइन इफेक्ट उसका देखना चाहते हैं तो हम उसकी एवरेज लिया करते हैं। ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं कि इसमें नेक्स्ट ये अगली क्लास का है टॉपिक, लेकिन एक फार्मूला आपको हेल्प करेगा इसको समझने में कि ये इस तरह से ट्रापीजियम का कैसे रिलेशन निकला। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास कि स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस स्टूडेंट आपने पिछले टॉपिक्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमें पता है इलास्टिक मॉडुलस हमने क्या निकाला था, रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन की जो रेशो है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस। तो अब आप देखें फोर्स आपके पास थी F1, और स्ट्रेस है जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, और जो स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। हमारे पास F1 की वजह से चेंज इन लेंथ था L1, और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास हमने सपोज की हुई थी L है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो आपके पास E इक्वल आ जाएगा F1, एरिया नीचे आ जाएगा, और ये जो लेंथ है ये ऊपर चला जाएगा, कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल L1। तो यहाँ से अगर आप F1 निकालें तो आपको F1 मिल जाएगा E A स्मॉल L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। इस F की वैल्यू को हम प्रीवियस स्लाइड की तरफ दोबारा वापस जाते हैं, जिसमें हमने ये पोटेंशियल एनर्जी निकाली हुई है, इसमें पुट करेंगे। तो जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन था हमारे पास, 1/2 F1 L1। तो इसमें हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं किसकी, F1 की। तो ये F1 की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 F1 की जगह पे हमने क्या निकाला, EA स्मॉल L1 डिवाइडेड बाय स्मॉल L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L इनटू, साथ में हमारे पास एक और L1 है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 EA L1 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो ये रिलेशन है स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का, जो कि किसी भी डीफॉर्म्ड मटेरियल में स्टोर हुई है ड्यू टू द वर्क इन डीफॉर्मिंग इट्स शेप, इट्स लेंथ। तो आपने देखा ये रिलेशन, इसमें हमने इसको, ये जो E है ये इलास्टिक मॉडुलस की सूरत में है। तो अब अगर हम देखें दूसरे रीजन को, ये जो हमारा दूसरा रीजन है ये वाला जिसमें ट्रापीजियम बना है, इस ट्रापीजियम का एरिया जो है, इस ट्रापीजियम के एरिया को हम इस तरह से, हम क्योंकि चाह रहे हैं इसमें फाइंड करना इसका भी वर्क डन, तो इसका जो वर्क डन स्टूडेंट्स आपको मिलेगा वो, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर नहीं है, ये वाली CD और BA, तो हम इस वजह से यहाँ पे जो फोर्सेस हैं उनकी एवरेज ले लेते हैं, F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमें एक कंबाइंड इफेक्ट मिल जाएगा, हम कह सकते हैं कि फिर इस वजह से ये फोर्स है। और जो लेंथ में चेंज आया, अब क्या होगा, लेंथ में चेंज है जी L2 माइनस L1। तो ये फार्मूला आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन ये हायर क्लासेस का, लेकिन ये फार्मूला ऐसा है कि आपको समझ इजीली आ सकता है, और ट्रापीजियम को भी आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इसको भी शामिल करना चाहें अपने टॉपिक में तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका टॉपिक ये जो प्रीवियस स्लाइड हमारे पास मौजूद है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका, जिसमें आपने निकाला है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रेन एनर्जी को डीफॉर्म्ड मटेरियल्स में वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और इसको अच्छे से तैयार कीजिए, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।